जय हिंद जय भारत। रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में, और मैं चाहूँगा इसे लगा दिया जाए। और एक बात आप लोगों के बीच आना था, चूंकि कोरोना का सेकंड लेवल में ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं। सेकंड लेवल यानी सेकंड लहर जिसे बोलते हैं, दूसरी लहर। और बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि एक तीसरी लहर भी होगी। मैं कल दिल्ली गया था, आप लोगों के साथ लाइव भी हुआ, दिल्ली में लाइव भी हुआ। और आप लोगों ने देखा होगा पूरे के पूरे ट्रैफिक जो है वो ओपन हो गए हैं, वाइड ओपन। हर तरफ बसें ही बसें, ट्रक ही ट्रक, लोगों का आवागमन शुरू, दुकानें शुरू। तो ये जो तीसरी लहर की बातें चल रही थी, इसको माननीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कुछ डिटेल तो होगी, है ना। लेकिन आज मैं एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि इस कोरोना काल में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, जो कि अस्पतालों के अंदर डेथ हुई है या बाहर हुई है या लोगों के घरों में हुई है या रास्ते में हुई है, कोरोना काल में इन द पैंडेमिक द नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड ड्यू टू कोरोना, जितने मतलब हजारों लाखों के तादाद पे जो लोग गुजरे हैं कोरोना में। क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में अब पोस्टमार्टम शुरू हो गया है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो पोस्टमार्टम की एक प्रक्रिया होती है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि इस कोरोना के काल में जो हमारे लाखों भारतीय लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनकी जान चली गई, जिनके परिवार के चिराग बुझ गए, क्या उन लोगों का डिटेल मिल सकता है? क्योंकि कोरोना में जिनको जाना था वो तो चले गए, लेकिन हमें यह जानना है कि कोरोना की वजह से जो मौतें हुई हैं और उसके ऊपर जो सरकारी दावे हैं कि उनको कोरोना के लिए एक मुआवजा दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 लाख रुपए का मुआवजा डिक्लेयर है, बच्चों के लालन पोषण का भी कुछ डिक्लेरेशन है, बहुत सारी चीजें जो अभी मुझे भी नहीं पता, और मैं उम्मीद करता हूं शायद आप जैसे और हम जैसे भारतीयों को नहीं मालूम होगा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पोस्ट कोरोना, क्योंकि प्री कोरोना तो हमें कुछ बताया नहीं गया, लेकिन पोस्ट कोरोना, कोरोना के कारण जो डेथ हुई है और वैक्सीन लगने की वजह से अगर कुछ लोगों की डेथ हुई है, जो कि निश्चित तौर पे हुई है, क्योंकि फिजिकल डिफॉर्मिटीज बहुत आई है लोगों में, कई जगह ब्लड क्लॉटिंग हुई है लोगों में, कई जगह काले काले दाग आए, कई जगह लोगों की नसों की सिकुड़ने की शिकायत आई है। तो इन चीजों का जो प्रावधान है गवर्नमेंट के तौर पे, उसकी प्रक्रिया के बारे में आज कुछ चर्चा आप लोगों के बीच करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में पहली बात करेंगे जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना काल में। तो क्या उनके परिवार को सरकार के तौर पे जो मुआवजे की डिक्लेरेशन दी गई है वो कहां से मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी? क्योंकि वहां भी दलाली शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, दलाल सक्रिय हो गए हैं कोरोना के नाम का मुआवजा दिलवाने के नाम पे। अब एजेंट्स बन गए, और यही एजेंटगिरी जो है, जैसे कि आपके यहां पे हर जगह कमीशन खोरी हमारे देश में होती है, क्या यही कमीशन खोरी अब उन लोगों के लिए भी होगी जिनके घर के चिराग बुझ गए, जो 15-15 लाख रुपए अस्पताल में खर्च कर चुके, उनका घर की जमीन बिक गई, किसी का सोना बिक गया, जेवर बिक गया, जेवरात बिक गए, उन लोगों को इंसाफ कहां से मिलेगा? पहला। और दूसरी बात, जो बच्चे अनाथ हो गए उनको वो मुआवजा किस तरीके से प्राप्त किया जाए? मेरे पास 30 ऐसे केस आए हैं जिनके माता पिता की डेथ हो गई कोरोना में, और बच्चे जो हैं वो भी अनाथ हैं। तो उनको गोद लेने का प्रोसेस, उन लोगों का मुआवजा दिलवाने का प्रोसेस, उन परिवार के बच्चों को जो डिक्लेयर किया गया कि मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, वो कहां से दी जाएगी? क्योंकि हमारे देश में मुफ्त में कुछ मिल जाए सिवाय नसीहतों के और सिवाय आइडियाज के ऐसा कुछ हो नहीं सकता। पहली बात, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और तमाम करोड़ों भारतीय जानते हैं। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ा जुड़े। ये कोरोना की एक बहुत बड़ा, क्योंकि अभी तीसरी लहर बाकी है, पहली बात। और ये मैं नहीं कहता, ये सरकार कहते हुए आई है। तो हमारा एक प्रश्न है कि जो लोग गुजर चुके हैं उनका मुआवजा कैसे दिलवाया जाए, उन्हें उचित पैसे उनके घर वालों को कौन देगा? क्योंकि वहां भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में अब दलाल नियुक्त हो गए, और कुछ दलाल ये कहते हैं 1 लाख रुपए या 50,000 दिलवा दो तो हम आपका पूरा पैसे दिलवा देंगे। और ये वो दलाल हैं जो सरकारी मशीनरी के साथ अटैच होते हैं। आपको समझना होगा, हमारे देश में वैक्सीन की कालाबाजारी कैसे हो पाई थी? ये तभी संभव हो पाया था जब सरकारी तंत्र के साथ दलाली सक्रिय होती है। नहीं तो मजाल नहीं है कि अगर मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी हो जाए ना, वो चप्पल को भी वापस लाया जा सकता है। लेकिन आज बात करेंगे कोरोना के उन लोगों के बारे में
जो लोग गुजर चुके हैं लेकिन उनके परिवार वालों को मुआवजे की आस है, लेकिन वो आस बन के ना रह जाए। क्या वो आस पूरी हो पाएगी? क्या कोई मुझे बता पाएगा कि कितने दिनों के अंदर ये मुआवजा उनके परिवार को मिलेगा और उसकी प्रक्रिया क्या है और कौन सा विभाग इसमें सक्रिय है? क्या डीएम से मिलना होगा? क्या एसडीएम से मिलना होगा? क्या तहसीलदार से मिलना होगा? क्या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से या चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिलना होगा? आखिर किससे मिलना होगा? क्या स्थानीय विधायक से मिलना होगा? क्या स्थानीय सांसद से मिलना होगा? जो लोग गुजर चुके हैं उनका मुआवजा कौन दिलवाएगा? या एक बहुत बड़ा और घोटाला इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस दौर में कोरोना में कोई अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो दूसरे की मदद के लिए भला कौन तैयार होगा? तो क्या सरकार का यह भी एक जुमला है कि 2 लाख रुपए हम लोग मुआवजा देंगे? आखिर आपने ये प्रोसेस क्लियर क्यों नहीं किया कि कहां से ये 2 लाख रुपए मिलेंगे और इसकी कानूनन प्रक्रिया क्या है? और ये प्रश्न अब उठाना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि मेरे नजरों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, कोरोना एक वायरस तो है और कोरोना फैला है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा क्या मिलना चाहिए? इस बारे में एक चर्चा की जरूरत है, एक डिबेट की जरूरत है। क्योंकि अगर बीमारी से मरे तो समझ में आता है, लेकिन अगर वैक्सीन से मरे तो ये मृत्यु कैसे है? फिर तो ये एक तरह से हत्या हुई, गैर इरादतन हत्या का मामला होना चाहिए। फिर उस कंपनी के वैक्सीन के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? ये आपको भी एक बार सोचना पड़ेगा। आखिर अगर वैक्सीन लगने के बाद किसी के शरीर में डिफॉर्मिटी होती है तो उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी को क्यों नहीं लेना है? जब आप उस वैक्सीन को बेच सकते हो, जब हम उस वैक्सीन को खरीद सकते हैं, मेरी बात सुनिएगा, तो फिर उसकी मृत्यु की जिम्मेदारी कंपनी क्यों नहीं लेगी? और आखिर क्यों नहीं लेना चाहिए? और आखिर केंद्र की सरकार इसके ऊपर कोई नियम क्यों नहीं बना रही है? जैसे कि यूएस से अभी फाइजर कंपनी आ रही है और उन्होंने क्लियर बोल दिया कि अगर उनके वैक्सीन से किसी की मृत्यु होती है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं जिम्मेदार होगी? आपने एक वैक्सीन रिसर्च के बाद बनाया होगा, तो क्या हमारा शरीर आपके रिसर्च के लिए कोई खिलौना है? क्या हम लोग आपके मेडिकल रिसर्च का टुकड़ा है क्या? या मैं और आप एक मेडिकल रिसर्च का टुकड़ा है? आपको समझना होगा। और दूसरी बात, वैक्सीन का जो रिपरकशंस है, इसके जो साइड इफेक्ट है, इसके ऊपर भी एनालिसिस होना चाहिए। क्या देश भर में एक रिसर्च नहीं होना चाहिए कि जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया और जितने लोगों ने नहीं लगाया उनके शरीर में क्या कमजोरी है या नहीं है? मैंने वैक्सीन नहीं लगाया और मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, यह मेरा स्वयं का फैसला है, क्योंकि मैं इस वैक्सीन पे यकीन नहीं करता हूं। और मैं इसलिए नहीं करता हूं कि सितंबर 2020 तक इस वैक्सीन का रिसर्च हुआ था और लगाया जा रहा है मार्च 2021 से बाद या फरवरी 2021 के बाद। तो जो वैक्सीन की रिसर्च 2020 में हुई, जबकि तब कोरोना का इंपैक्ट दूसरा था और अब कोरोना का जो म्यूटेंसी है उसका लेवल अलग है, तो मैं ये वैक्सीन, पुराना वैक्सीन क्यों अपने शरीर में लगाऊं? क्यों मैं अपने शरीर को रिस्क में लगाऊं? ये मेरा पर्सनल थॉट है। ना मैं किसी को प्रेरणा दे रहा हूं, ना ही मैं किसी से कह रहा हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। लेकिन मैं अपने इम्यूनिटी पे वर्क कर रहा हूं, मैं लगातार अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने में लगा हुआ हूं। अच्छी डाइट लेता हूं, आयुर्वेद के डाइट लेता हूं, बाबा रामदेव की बातें भी मानता हूं थोड़ी बहुत। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग वैक्सीन लगाने के बाद जिनके शरीर में प्रॉब्लम्स आई हैं, उसे एक रिसर्च के तौर पे लाना चाहिए, उनका डेटा को पब्लिक करना चाहिए। और गवर्नमेंट को ये आंकड़े अब छुपाने की जरूरत नहीं है, तमाम भारतीयों को बताना चाहिए कि इस वैक्सीन से इतने लोग प्रॉब्लम्स में आए हैं और उसका रिपरकशन और उनका जो फर्दर इलाज है वो फ्री में होना चाहिए और उनको एक फाइनेंशियली सहायता भी मिलनी चाहिए। जिनका शरीर जो है खराब हुआ है, ये मैंडेटरी है कि उनके साथ ये खिलवाड़ ना हो। अब आप मुझे ये बताएं, ये प्रश्न उठाना क्या गलत है? क्योंकि लाखों भारतीयों के जीवन का मसला है और मैं भी एक सच्चा भारतीय हूं आप लोगों की तरह। तो मुझे लगता है कोरोना के इस वैक्सीन के जो खेल चल रहा है, इसके ऊपर अब वक्त आ गया है कि जैसे पूरे विश्व में एक प्रश्न उठा है, हमें भी ये प्रश्न अपना मुखर करना चाहिए। इटली में अब इंक्वायरी चल रही है, डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम हो रहे हैं। पूरा यूरोप, आप अमेरिका में देखिए, बिल गेट्स का विरोध हो रहा है। आखिर बिल गेट्स का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि बिल गेट्स भी वैक्सीन के कारोबार में सक्रिय है, उनका फाउंडेशन भी सक्रिय है और बहुत सारे
विसल ब्लोअर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट निरंतर आवाज उठा रहे हैं कि वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है इसके ऊपर कोई भी सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और सभी इस वैक्सीन को जबरदस्ती लगाने में क्यों पीछे पड़ी है। क्या हमारे पास इसका ट्रायल का पूरा रिकॉर्ड है? क्योंकि अभी तक कोई भी वैक्सीन की कंपनी ने ये गारंटी नहीं दी है कि उनकी वैक्सीन से कोरोना से बचाव हो सकता है। अगर ये गारंटी नहीं है तो कोई ये कंपनी ये भी गारंटी नहीं दे सकती कि इस वैक्सीन के लगने के बाद हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो अगर ये सच बात को एक्सपोज करना हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। हम आज वैक्सीन लगा लेंगे और कल को हमारे साथ कुछ होगा तो कौन हमारी जिम्मेदारी लेगा? अगर मैं लगा लूं और मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी परिवार का लालन पोषण कौन करेगा? अगर आपके साथ ये हो जाए तो आपके परिवार का लालन पोषण कौन करेगा? कम से कम वित्तीय तौर पे इस वैक्सीन के साथ 1 करोड़ रुपए का, अगर किसी की डेथ हो जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर भारतीय का होना चाहिए। विक्रम दास जी मुझे गाली लिख रहे हैं फेसबुक में। अब आप देखिए, विक्रम दास जी मुझे गाली लिख रहे हैं केवल इस बात के लिए क्योंकि मैं केंद्र की सरकार से एक अपील कर रहा हूं कि जिनको भी आप वैक्सीन लगाओ उनको वैक्सीन का एक इंश्योरेंस का क्लेम भी दीजिए 1 करोड़ रुपए का। जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो हम इंश्योरेंस का 400 रुपए पे करते हैं डोमेस्टिक में। जब विदेशों में जाते हैं कम से कम 2-3 हजार का इंश्योरेंस होता है। अगर हम मर जाएं कोई विमान में तो हमें 40 लाख 50 लाख का मुआवजा मिलता है, राइट। 4,000 के एक टिकट में, 3,000 के टिकट में 40 लाख तक का मुआवजा मिलता है। तो इस वैक्सीन से अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे परिवार को सिक्योरिटी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में सपोर्ट कीजिए और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए। मैं पहली बार इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल है। अगर इस वैक्सीन की वजह से अगर मैं लगा लूं और मेरी मृत्यु हो जाए और सरकार से मुझे कोई सहायता राशि ना मिले और अगर मुझे उस कंपनी, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाया, वो मुझे इंश्योरेंस का कोई क्लेम ना दे तो मैं ये वैक्सीन कतई भी नहीं लगाऊंगा। ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन, मैं नहीं लगाऊंगा। और कोई भी सरकार मुझे जबरदस्ती करके ये वैक्सीन नहीं लगवा सकती क्योंकि कोई भी सरकार मेडिकली मुझे ये प्रूफ नहीं दे सकती, कोई भी डॉक्टर मेडिकली मुझे ये प्रूफ नहीं दे सकता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कोई भी परमानेंट प्रूफ नहीं दिया कि इस वैक्सीन से, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे स्पुतनिक हो 5, चाहे फाइजर वालों का हो, कि इन वैक्सीन से हम सुरक्षित हैं क्या? आपको समझना होगा हमारे जीवन मृत्यु और हमारे परिवार का मसला है। और क्या हम अपने परिवार को, अपने वंश को और अपने पूरे खानदान को इस रिस्क में ला सकते हैं? आप सोचिएगा। अब हम एक कैंपेन इस वैक्सीन के ऊपर शुरू करते हैं और मैं चाहूंगा युहान टेंगरा, जो कि मुंबई के एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट है, छोटे भाई हैं, आप सब लोग इस चीज में आए और इस वैक्सीन के खेल में, क्योंकि हमें अपना सिक्योरिटी चाहिए होगा, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होगी, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होगी और मुझे, और ना सिर्फ अपने लिए, तमाम भारतीयों के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए होगी। एस कुमार को फोन कर लो जरा। आपको ये बात समझना होगा कि अगर ये काम नहीं होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ये सवाल लाखों करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा का है, मेडिकल सुरक्षा है। अगर इस वैक्सीन से हमारी जान जाती है तो उसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार को भी लेनी पड़ेगी और अगर वो इस जिम्मेदारी से भागना चाहे तो करोड़ों भारतीय इन्हें भागने नहीं देगी। मैं रेबल सदानंद पति आप सब से एक आह्वान करता हूं कि अपना ये सवाल अपने क्षेत्र के विधायक, अपने क्षेत्र के सांसद, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय गृह मंत्री और अपने अपने राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, सभी को यह प्रश्न करें। अब मान लीजिए हमारे देश के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे हेल्थ वर्कर्स, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या उनको 50 लाख का मुआवजा मिला है? क्या जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उत्तर प्रदेश के, जिनकी जीवन खत्म हो गया कोरोना के ड्यूटी में, क्या उन्हें 50 लाख रुपए मिला है? हर एक व्यक्ति का डेटा हमें चाहिए होगा और पब्लिक करनी होगी। आखिर करोड़ों भारतीयों को सुरक्षा का मसला है, कोई एक व्यक्ति का मसला नहीं है। आपको समझना होगा इस वैक्सीन के साथ अगर हमारी जीवन सुरक्षित है तो मैं भी इस वैक्सीन के साथ हूं, लेकिन मुझे लिखित में इसकी गारंटी चाहिए होगी। जब कोई पॉलिटिशियन आके वादा करता है, जब माननीय प्रधानमंत्री आके वादा करते हैं हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लिख के तो नहीं दिया ना,
आज एक भी स्मार्ट सिटी नहीं मिला। हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री ने बोला हम काला धन लाएंगे, हम नोटबंदी करेंगे, 1 रुपए का काला धन नहीं आया। समझिएगा, ये सब जुमले थे। लेकिन अब सवाल हमारे जान जीवन का है, हमारे परिवार का है, हमारे वंश का है। तो क्या हम इसको भी जुमलों में जाने देंगे? आखिर इतनी जल्दी वैक्सीन के लिए क्यों, जब तक उस वैक्सीन के एथनिक और एथिकल रिपोर्ट नहीं है? ये सवाल हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री को अब देश के सामने आना होगा। मैं बता दूं, ये हिंदू मुसलमान की बातें नहीं है, ये हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं। और हमारा जीवन कोई कूड़ा नहीं है कि कूड़े की तरह हमें फेंक दे। आप अगर शामिल है मेरी इस भावना के साथ, आइए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। देखिए, इसमें लिखा है जो जबरदस्ती करे उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं भी ये कहता हूं, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन है, मैं नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए एक आवाज बन के हम निकले, ये मशाल बुझना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।